હવે આપણી વચ્ચે આપણા મુખ્ય વક્તા અને છેક રાજસ્થાનથી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે એડવોકેટ ગોવર્ધનસિંહ, જેઓ જયપુર હાઈકોર્ટની અંદર પ્રેક્ટિસ કરે છે હાલમાં. સ્ટેજ ઉપર બોલાવશું એડવોકેટ ગોવર્ધનસિંહ, રાજસ્થાનથી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે. હું आपसे विनती करता हूँ स्टेज पर आप अपना स्थान लीजिए. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. सबसे पहले जितने मालिक यहां बैठे हैं उन सबको अभिनंदन, उनका वंदन. मालिक, सच में मालिक. अभी थोड़े से कानून की बात करके बताऊंगा तो आप खुद मान लेंगे कि आप मालिक हैं. दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है नागरिक यानी जनता, दूसरा शब्द है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट. ये दो शब्द आपने सुने होंगे. सबसे पहले अभिनंदन मैंने मालिकों का इसलिए किया क्योंकि यहां नागरिक बैठे थे. और नागरिक कौन होता है? दो प्रकार के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स. अगर मैं आप सब में पूछूं कि कौन कौन टैक्स देता है सरकार को, तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी समझना. ठीक है, लगभग सभी लोग टैक्स देते हैं. आप लोग जिस वाहन में आए हैं उसमें पेट्रोल भरा कर लाए हैं, उसमें टैक्स आपने सरकार को दिया है. देने वाला मालिक होता है कि लेने वाला मालिक होता है? भाई, आप मालिक हुए कि नहीं हुए? अब जो लेता है उसके बारे में कानून क्या कहता है? कानून उसको कहता है पब्लिक सर्वेंट. मुझे लगता है अंग्रेजी इतनी समझ में आ सकती है. सर्वेंट क्या होता है? तो जो लेता है वो क्या हुआ? लोक यानी लोगों का, यानी नागरिकों का, यानी जनता का. और सर्वेंट माने सेवक, लोक सेवक. इसकी कानून में परिभाषा भी ये लिखी हुई है. और राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सभी लोक सेवक हैं. अब आप बताइए, आप मालिक हुए कि नहीं हुए? मुझे लगता है अगर आप मालिक हैं और आपको पता नहीं था और आज ही पता लगा है तो एक बार जरूर भारत माता की जय करना चाहिए. भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की. अब मालिकों के जागने का समय आ गया. समस्या क्या हुई? सभी जगह देश में मालिक सो गए. जो देता है उसको हिसाब लेने का अधिकार भी होता है. जैसे मान लीजिए आपने किसी घर के नौकर को या बच्चे को भेजा कि दुकान से जाकर ये सामान लेकर आओ. वो सामान लेकर आया, वापस हिसाब तो पूछोगे ना, 1000 का नोट दिया था भाई, बाकी पैसे कहां हैं? इसी प्रकार लोक सेवकों को राजकोष में जो पैसा दिया उसका हिसाब लेने का जो अधिकार आपका था उसको बोलेंगे सूचना का अधिकार. 10 रुपए मात्र खर्चा करके, और वो भी कितना, कागज पेन की जरूरत नहीं है. आप अपना मोबाइल खोलो, आरटीआई ऑनलाइन लगा दीजिए और 10 रुपए आपके बैलेंस में से कट जाएंगे. और खट दिमाग में रात को सोते समय 1 बजे आइडिया आया कि मैं सूरत से या दिल्ली से या नरेंद्र मोदी से या राष्ट्रपति से यह सूचना चाहता हूं. खट रात को 1 बजे मोबाइल खोला और उसमें ऑप्शन डाला और अपनी बात कही, मुझे ये जानकारी दो, ये लो 10 रुपए. कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात. आप सोचकर देखिए. मैं सूरत में इसी सभागार में पहले आया हूं और ऐसे बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे ध्यान है जो उस समय भी थे. और यहां मुझे वो भी पता है गुजरात से बाहर जो मूल लोग हैं वो भी आए हैं. एक बार हाथ खड़ा कर जो गुजरात से बाहर मूल के रहने वाले हैं. मेरे पास जो कॉल्स आए थे, गुजरात के कई जिलों से आए हैं यहां पर, गुजरात के बाहर से जो लोग आए हैं, सबका पुनः अभिनंदन. किनका? मालिकों का. हर एक मालिक का पुनः अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहां आने का और अपनी बात कहने का. मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं. मैं एक बिजनेसमैन था, राजस्थान और पंजाब दोनों स्टेट में टेलीकॉम का व्यवसाय था. 250 के आसपास कर्मचारी थे. My annual income was above 1 crore after deduction TDS. लेकिन अंदर एक वायरस था, वो था देशभक्ति का, ईमानदारी का, सच्चाई का. हमने 2006 में जैसी सूचना का अधिकार आया,
न केवल सूचनाएं ली, राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति जानता है तो किसी से पूछ कर देखिए। अब मैं किसी से कह रहा हूं तो आपको बड़ी बात बोल रहा हूं, राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील के किसी भी गांव में पूछेंगे कि गोवर्धन सिंह कौन है, तो बता देगा कि गोवर्धन सिंह हमारे राजस्थान का वह व्यक्ति है जो हमको बताता है कि आप मालिक हो। जब हम मालिक बताना शुरू किया, बहुत सारे लोग जेल जाना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। कई लोगों ने वीआरएस ले लिया, बोले साहब हम तो नौकरी नहीं करेंगे। हमको लगा अच्छा कोई हमारे बंदर के हाथ में उस तरह लग गया लगता है, हमने हमारी स्पीड दुगनी तिगनी और उससे भी ज्यादा कर दी। क्या परिणाम निकला? परिणाम निकला वर्ष 2010 में, आज से 13-14 साल पहले मेरे खिलाफ अनगिनत एफआईआर दर्ज हुई। और दर्ज कराने वाले कौन? जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मेरी एफआईआर दर्ज थी, जो जेल गए, जिनकी नौकरियां गई, जिनकी जमीनें गई, जो नौकरी छोड़कर भागे, उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई। 2010 में हिस्ट्री शीटर बना दिया, इनामी अपराधी। राजस्थान के हर पुलिस थाने में मेरा फोटो का, इससे खतरनाक कोई अपराधी है ही नहीं। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। 8 महीने फरारी काटने के बाद मैं एक दिन भी जेल नहीं गया, शायद बताने में कुछ चूक रही उनसे, और हाई कोर्ट से सारे मुकदमे खत्म करा करके इनकी छाती पर फिर वापस आ गया। आगे सुनिए, बड़ी रोचक बात है। फिर लगा कि व्यवसाय तो बहुत सारे लोग भारत के और नागरिक मालिक कर लेंगे, हमको तो कुछ और करना चाहिए। तो काला कोट पहनने के लिए एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। वर्ष 2016 में एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट की और वकील बनकर काला कोट पहनकर आ गए मैदान में। अब आ जाओ रे, मैंने कहा किसकी चलिए, अब जब वकील बने तो हमने नाम सुना कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, जेठमलानी और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हमारे हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। और आप में से जितने लोग बैठे हैं, एक बार भारत के 20 लाख वकील में कोई भी वकील का नाम आपके दिमाग में आता है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लेना और मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना। कोई भी वकील आसपास भी उस प्रोफाइल के मिल जाए तो याद कर लेना, 2016 में आया था मैं। तो सवाल था, ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने वाला चाहिए। सवाल था, काले कोट में रह करके भी वही हिंद की जय का काम, अंतिम पंक्ति तक बैठा व्यक्ति, उस तक क्या काले कोट से कोई फायदा हो रहा है क्या? आप आश्चर्य करेंगे सुन करके। मैं राजस्थान का वह वकील जिसके पास आधा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। कोई गरीब, पीड़ित, शोषित या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो मेरे ऑफिस में धड़ल्ले से आता है और उसका काम इस हद तक हम लोग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और वह हद कब पार होती है? 2022 में एक गरीब पीड़िता के लिए जब मैं खड़ा होता हूं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और राजस्थान के डीजीपी, सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसके खिलाफ कोर्ट एफआईआर का ऑर्डर करता है। पूरा राजस्थान, पूरा तंत्र एक होकर के, फिर वो राइटर डायरेक्टर जो 2010 में था अशोक गहलोत, फिर वो की वो एफआईआर वापस शुरू करता है 2022 में। इस बार तय किया था भागना नहीं है। इस बार असेंबली में जो बम हमने फोड़ा था, सोच समझकर फोड़ा था। हम भी जानते थे, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कंधे के ऊपर का हिस्सा मेरा मजबूत था, और मैंने सोचा कि इस बार हमला करो ऐसे व्यक्ति पर जिसमें जनता में मैसेज जाए। वो हमला किया गया अशोक गहलोत के खिलाफ। इतना डरपोक, कमजोर मुख्यमंत्री, सुनिए, कायर मुख्यमंत्री, अपने खिलाफ कोर्ट से दर्ज होने का जो ऑर्डर था एफआईआर का, दर्ज नहीं करता है। सेशन कोर्ट में जाता है, कोई रिलीफ नहीं मिलती। हाई कोर्ट जाता है, कोई रिलीफ नहीं मिलती। पहली बार सुनने को मिल रहा है, सरकार कहती है हम एफआईआर नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे। गांधी, कथित गांधी, अगर गांधी का अंश भी अशोक गहलोत में होता तो क्या कहता कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, अनुसंधान करो और जनता को बताओ कि इसमें क्या सच्चाई है। होना तो यह चाहिए था ना। ऐसा कायर मुख्यमंत्री जो एफआईआर दर्ज नहीं करता। 27 दिन बाद
हम हमारे मकसद में कामयाब हुए, मुझे एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेता है। आप मेरी फेसबुक पर जाकर देखिएगा, जब मेरी गिरफ्तारी होती है, अजमल कसाब को 81 दिन का पुलिस कस्टडी मिली थी, अशोक गहलोत ने मुझे 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। उसको लगता है इससे बड़ा कोई आतंकवादी है ही नहीं। 154 दिन जेल में रखा। इसके बावजूद मेरे, आप फेसबुक पे देखिएगा, कस्टडी में भी मैं इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था। भागना नहीं था ना, असली बात तो यह थी, भागना नहीं था। और इसके बाद की बात सुनिए, जब आप सच्चाई और ईमानदारी से बात कहते हैं, सबको समझ में आता है, सब बैठकर सोते हैं, कोई खड़ा खड़ा नहीं पड़ता नीचे। जनता ने देखा कि भाई कोई व्यक्ति आया जो सच्चाई और ईमानदारी से आंख में आंख गड़ाकर बात करता है। तंत्र हिल गया। भ्रष्टाचार का वटवृक्ष, मैं ये नहीं कहता उखाड़ दिया, लेकिन हिला दिया एक बार कि भैया तुम्हारी सोच लेना चंद्रमा। क्या हुआ उसके बाद? 26 जनवरी 2023 को मैं जेल से छूटता हूं। पूरे के पूरे 9 महीने बाद, यानी एक जन्म पूरा लेकर के मैं फिर बाहर आता हूं। और फिर देखिएगा, इस 9 महीने की यातना के बाद मुख्यमंत्री क्या होता है, शक्तिशाली। क्या यातना नहीं दी होगी उसने? इसके बावजूद 26 जनवरी से लेकर आज तक की यात्रा मेरी फेसबुक पर पड़ी है। गोवर्धन सिंह नाम से मेरी फेसबुक है, और उस पर जब आप सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, आज मेरे कुछ साथियों चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के महामानव हैं, उनका फेसबुक पेज देख लीजिएगा। पिछले 6 महीने में कोई 2-4 वीडियो उनके मिलियंस में देखे गए हैं। और मेरे साथियों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, आप भी देख सकते हैं, पिछले 2 महीने में 10 से ज्यादा वीडियो मिलियंस में देखे गए। लोगों ने देखा, मेरी बात को समझा और समझकर रवानगी करा दी। किसकी रवानगी? उस अहंकारी शक्तिशाली मुख्यमंत्री की। एक प्रमाण और है, आपकी गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ एक बाड़मेर जिला है। 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। 24 तारीख को एक एमएलए वहां का था, कांग्रेसी मेवाराम जैन, उसका एक कुकर्म का वीडियो पूरी घटना का सच्चाई बताते हुए मैंने बताया, 32,000 से जीता हुआ एमएलए 13,000 से आ रहा, केवल एक वीडियो से। एक दिन पहले वो वीडियो जारी हुआ था। जो एमएलए वहां जीती, प्रियंका, उसका फोन आया कि भाई साहब केवल आपके वीडियो से मैं जीती हूं, आपका वीडियो मैंने मतदाताओं तक पहुंचाया, बस इतना ही काम किया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सच्चाई से कोई बात कहते हो तो आपको जनता सुनती है। हम लोग एक्टिविस्ट होने के नाते 5 साल राजस्थान में बीजेपी से लड़े, फिर 5 साल कांग्रेस से लड़े, और उससे पहले भी कांग्रेस से लड़ते लड़ते आए थे। असल बात यह है, राजस्थान में 25 साल से सत्ता नहीं बदली, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बदला। कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे। आपके यहां पर भी सीन है कि एक ही सरकार है, व्यक्ति बदल रहा है। हमारे वहां भी व्यक्ति बदल रहा है। ना तो कोई ब्यूरोक्रेट बदलता है, ना भ्रष्टाचार की परंपरा बदलती है, और ना ही कोई अन्य व्यवस्था बदलती है। क्यों नहीं बदलती? अब आ जाता हूं मेन बात पर। क्यों नहीं बदलती? इसलिए नहीं बदलती, इस सभागार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि वो मालिक है। अगर पता लग जाए और 10 रुपए का खर्चा करने लग जाए तो मजाल है किसी की जो बेईमानी कर जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता बेईमानी करने का। ये जो राजकोष में पैसा जा रहा है वो आपकी जेब से जा रहा है। बस ये बात जब समझ में आएगी तो हमारे राजस्थान के मारवाड़ी तो 1 रुपए गिर जाए तो उसके पीछे ढूंढ लेते हैं जाकर के, तो गुजरात के लोग भी कम तो नहीं होंगे। तो आपका पैसा इन लोक सेवकों की जेब में जा रहा है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हमने तरीका निकाला। अब सुनिए, तरीका निकालना पड़ता है। 2010 में पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जो हाईकोर्ट ने खत्म कर दिए 8 महीने बाद। उसी समय हमने कहा ये पुलिस का कोई इलाज करते हैं। क्या इलाज करें? तो हमने एक फॉर्मूला इजाद किया। गणित में जब कोई क्वेश्चन आता है और उत्तरमाला में उसका उत्तर दिया होता है तो बीच में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में से सवाल को निकालो तो उत्तरमाला में उत्तर आता है। हमने एक फॉर्मूला इजाद करके दिया
कि किसी भी भारत के पुलिस वाले को इस फॉर्मूला में से निकालो, ये जेल में जाएगा। ये अजीब सी बात लग रही है आपको? हमने ऐसा प्रयोग करके वीडियो बनाकर दिखाया, देखो ये एडिशनल एसपी है, इसको हम इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं और अब ये जेल जाएगा। एक वीडियो है, यूट्यूब पर सब पे मिल जाएगा, रियल केस स्टोरी रिलेटेड पुलिस, ये वीडियो है, मेरी फेसबुक पे मिल जाएगा और यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्या छोटा सा फॉर्मूला था कि एक आदमी पुलिस वाला, उसको स्टेप 1 2 3 और जेल। राजस्थान में कोई भी पुलिस वाला अगर आपके परिचित है, उससे पूछ कर देखो तो वो फॉर्मूले में इतना डर गए थे कि कोई जमाना था मेरे एक व्हाट्सएप मैसेज से वो काम करते थे, क्योंकि मुझे उनको पता लग गया, इसको पता है कि ये मालिक है। सभागार में बैठे लोगों को हो सकता है पता नहीं हो, भारत के नागरिकों को पता हो या नहीं हो, लेकिन उनको पता था, इसको पता लग गया है कि ये तो मालिक है और हम लोक सेवक हैं। अब फॉर्मूला क्या? गजब का फॉर्मूला, सुनिए। कानून में एक संशोधन हुआ, निर्भया कांड के बाद, दिल्ली में जो निर्भया कांड हो उसके बाद संशोधन हुआ। एक लाइन का कानून बता रहा हूं, एक लाइन का, सरल भाषा में समझिए, कानून की भाषा नहीं बता रहा हूं आपको। जिस प्रकार अनुसंधान करना चाहिए वैसा नहीं करता है, अपराध है। अब जैसे अनुसंधान करना है, ये तो किसी के बाप की पुलिस को पता नहीं है, ये तो एक रेल लाइन बिछी है, उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं, लीक पीटने वाले लोग, इनको पता ही नहीं था। अब कैसे अनुसंधान करना है? भारत के किसी भी कानून, चाहे आईपीसी, सीआरपीसी, एससी एसटी एक्ट, पुलिस रूल सर्कुलर, या कुछ भी कानून जो भारत के किसी भी हाई कोर्ट ने पारित किया हो या सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया कि अनुसंधान का तरीका यह है, उसको नहीं मानना अपराध है। अब बताओ कैसे बचेगा कोई? बच ही नहीं सकता ना। उस कानून का नाम है धारा 166A पार्ट बी आईपीसी। अब इस कानून को कितना खतरनाक बनाया, एक लाइन पूरी कर रहा हूं बात। संज्ञेय अपराध है, भारत का कोई भी नागरिक दर्ज करा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल है, राजीनामा भी नहीं हो सकता, सजा 2 साल की है लेकिन 6 महीने से कम नहीं होगी, सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, और जो लोक सेवकों को संरक्षण प्राप्त है सीआरपीसी 197 में, वो लागू नहीं होगा। यानी आपका क्रियाक्रम पूरा ही होगा, यह कानून में लिख दिया है। हमने यह कानून कई बार भारत के लोगों को बताया, पिछली बार शायद मैं इसी मंच से बता कर गया थोड़ा बहुत 2 लाइन में। भारत में इस कानून का उपयोग 90% केवल मेरे ऑफिस से ही हुआ है, 10% पूरे भारत में हुआ है, पता ही नहीं लोगों को। कुल मिलाकर मेरा आना तब सार्थक है जब इस सभागार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति कानून के मुताबिक अपने आप को मालिक माने, यानी नागरिक के रूप में मालिक माने। मेरे को यह विषय दिया गया था, नागरिक, नागरिक यानी मालिक, मालिक के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य। अगर आपने मेरी बात समझ ली और मालिक मानना आज से शुरू कर दिया है, तो फिर दूसरा काम शुरू होता है। आपसे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार और कर्तव्य पता हो। आपने बाहर निकलने के बाद कहा, मेरे को गोवर्धन सिंह जी ने बता दिया मालिक हूं, आज के बाद तो मैं ही मालिक हूं, बाकी सब कुछ, ये नहीं। आपने बाहर निकलने के बाद अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में और जहां काम करते हैं वहां पर 100 लोग नहीं जोड़े और उनको नहीं बताया, तो यह सारी बात व्यर्थ है। आप सोचिए, आप अगर किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं और आपकी घर की आजीविका ठीक ठाक चलती है, मैं ठीक ठाक वकील हूं, ठीक ठाक फीस लेता हूं, लेकिन आप सोचिए आपका बालक या बालिका घर से बाहर जाते समय सुरक्षित नहीं है, क्या काम आया आपका पैसा और आपका व्यवसाय? कुछ भी काम नहीं आया। मैं जानता हूं ऐसे कई केसेज में जिसमें क्रिमिनल कहते हैं 5 करोड़ रुपए पहुंचा देना, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। क्या काम आया 5 करोड़?
कैसा समाज चाहते हैं आप लोग, उसके लिए क्या करना है। अब मैं आ जाता हूं एक एक करके। नागरिक यानी मालिक, और मालिक के अधिकार, और अधिकार के बाद जागृत करने का काम। जैसे मैं जयपुर से काम धाम छोड़कर यहां आया हूं, आपके भी जिम्मे है, घर परिवार दोस्त और काम जहां करते हैं वहां लोगों को जागरूक करिए। आप मालिक हो और ये लोक सेवक है। मजाक नहीं कर रहा हूं, कानून में भी लिखा हुआ है, कोष्टी साहब बता देंगे और कोई कानून जानने वाले बता देंगे लोक सेवक की परिभाषा, और ये लोक सेवक हैं। आपकी जेब का पैसा जो जा रहा है ना टैक्स में, उससे ये लोग वेतन लेते हैं और आपको ही लूटते हैं, और आपको मालिक नहीं समझते, आपको सेवक समझते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को मालिक नहीं समझा। आसान भाषा थी, कानूनी बात तो नहीं कही मैंने कोई। अब सवाल आता है कि यह सब करने के बाद मेरे सामने समस्या आई कि समाज में दो जातियां हैं। एक जाति है शासक वर्ग जो शासन करता है, और दूसरी जाति है जो हम यहां बैठे हैं, शासित वर्ग जिन पर शासन होता है। शासक वर्ग कौन? अब बताता हूं शासक वर्ग कौन। ये जो नेता है ना, ये अपने आप को शासक समझते हैं, बादशाह समझते हैं, राजा समझते हैं। वास्तव में ये लोक सेवक थे। दूसरे कौन? ये जो ऑफिसर्स है, आईएएस आईपीएस, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, जनता को दुत्कारते हैं ये लोक सेवक, लेकिन अपने आप को समझते हैं शासक। तीसरा वर्ग कौन? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे पता है, मैं 2-3 कंटेम्प्ट पहले झेल चुका हूं, मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं सच बोल रहा हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं, जो जानते हो, जो सवाल पूछ रहा हूं वही बताना, जिसको पता है वो चुप रहना। हाई कोर्ट का जज कौन सी परीक्षा से बनता है? परीक्षा नाम पता हो तो बोलना, नहीं तो मत बोलना भाई। कोई परीक्षा बता सकता है कौन सी परीक्षा से हाई कोर्ट जज बनता है? बता सकते हैं? चलिए, अब जिसको पता है बता दो परीक्षा कौन सी होती है। ठीक है, हाई कोर्ट जज के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, सेशन जज तक बनने के लिए परीक्षाएं होती है। अब आप सोचेंगे छोटा जज तो परीक्षा से और बड़ा जज बिना परीक्षा के। यह व्यवस्था आजादी के बाद तत्काल शासक वर्ग ने, जो ताकतवर था, उन्होंने प्लान किया, यहां आकर बैठ जाओ, उसके बाद कोई तुम्हें उखाड़ने वाला नहीं है। बता देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में आजादी के बाद जितने जज रहे, उनमें 70% जज केवल 50 परिवारों में से बन गए। किसी ने बताया आज तक आपको? केवल 50 परिवारों में से सुप्रीम कोर्ट के जज बने, 70%। और सुनिए, इन शासक वर्ग ने क्या किया, आपको गुलाम बनाने के लिए बहुत प्लान से काम किया। आपको समझ में नहीं आया कि आप मालिक हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बनने के लिए कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आपका रंग गोरा होना चाहिए, दिखने में आप ठीक ठाक होने चाहिए, इसके अलावा कोई योग्यता, जो कॉलेजियम यानी जज को पसंद आए वही योग्यता चाहिए। अब जज को पसंद आए, मनुष्य है ना जज, भगवान तो है नहीं, माय लॉर्ड मैं तो बोलता नहीं, कोई बोलते होंगे। मनुष्य है, उसमें विकृति है। विकृति है मतलब उसको पैसे भी चाहिए, उसको खुश होने के लिए और क्या क्या चाहिए वो सब उसको चाहिए। तो विकृति किसी में भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज में भी हो सकती है। तो वो देश भर के हाई कोर्ट जजों को नियुक्त करता है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल वकील होना चाहिए और 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कानून आता है जरूरी नहीं, उसने अच्छे फैसले कराए हैं जरूरी नहीं। शासक वर्ग में शामिल होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, नंबर 1 चापलूसी चाहिए। और मैं कुछ योग्यताएं बता सकता हूं, चूंकि परिवार बैठे हैं इसलिए मुझे लगता है समझ जाएंगे क्या क्या योग्यताएं चाहिए उनमें। अब आप सोचिए, शासक वर्ग में ये भी शामिल हो गए। अब आप PIL फाइल कर रहे हैं तो कई बार दिखता है कि जज को समझ में आ गया है, फिर भी तारीख देता है। मैंने एक दिन बोला फेसबुक पर कि फला जज ने दी तारीख पर तारीख, जज ने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट कर दिया। अकील कुरैशी शायद यहीं से गए थे, जस्टिस अकील कुरैशी, वो सुनवाई कर रहे थे। मैं ऑनलाइन बैठा था सुनवाई में, कंटेम्प्ट में डीबी सुनती है। मेरे को कहा, मैंने कहा साहब ये तारीख पर तारीख तो सनी देओल ने पहले ही बोल दिया था, अब मेरे खिलाफ क्यों? तो अकील कुरैशी ने कहा ऑर्डर में लिखा है 5 पेज का ऑर्डर है,
कि भाई वकील साहब का कंटेम्प्ट कैसे बढ़ा, उसने सही तो कहा है कि तारीख पर तारीख मिल रही है कि नहीं साहब इन्होंने फेसबुक पर लिखा तो लोगों ने कमेंट में कुछ भद्दे भद्दे कमेंट कर दिए जजों के लिए, और तो लोगों ने कर दिया उसका दंड मुझे कैसे भाई, तो वो कंटेम्प्ट खारिज हुआ, वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर समझाना चाह रहा शासक वर्ग में जज भी शामिल हैं, और वो जो सेशन जज और नीचे वाले लोग हैं ना वो तो शासित वर्ग हैं, आपकी तरह ही हमारी तरह ही, उनके पास सामान ज्यादा नहीं है। उनको बर्खास्त करके और उनको पकड़ा देते लिफाफा, वो पूछ भी नहीं सकते कि भाई मेरा हुआ क्या है, दोष क्या है। उसके बाद आता है शासक वर्ग में एक और, वो है मीडिया। ये बहुत गजब के लोग हैं। इनको सत्ता में मिलता है विज्ञापन, और जिनसे मिलता है विज्ञापन उनके खिलाफ खबर कैसे छापेंगे भाई। और सुनिए, हमारे राजस्थान में कहावत है जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय, तो मीडिया वाले तो वो लोग हैं भाई। एक प्रमाण है मेरे पास, एक मुख्यमंत्री, यहां भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ कोर्ट एफआईआर का ऑर्डर करे। क्या यह छोटी खबर है, बड़ी खबर है? बहुत बड़ी खबर है। अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया, पूरे भारत की किसी मीडिया ने एक लाइन की खबर नहीं छापी। बाजरी गई कि नहीं गई? यह भी शासक वर्ग में आते हैं, और इसमें भी शासित वर्ग के पत्रकार जो 10-20 हजार तनख्वाह लेकर के छोटी मोटी लूटमार इधर उधर से कर लेते हैं। तो वहां भी दो प्रकार के वर्ग, शासक वर्ग, शासित वर्ग, और एक और वर्ग इसके बाद आता है, वो सुन लीजिए, वो है उद्योगपति। ये इन सारे शासक वर्ग से काम निकलवा लेते हैं, जरूरत नहीं किसी और की। ये पूरा खेल समझना पड़ेगा। शासक वर्ग ने मिलकर योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक आपको ऐसा कर दिया कि आप समझ नहीं पाओ कि आप मालिक हो। मेरे जैसे किसी छोटे व्यक्ति ने कोशिश की आपको समझाने की, तो उसको जेल में डालकर यातना दी गई। वकील को, आश्चर्य करेंगे आप, वकील को जेल में डाला गया। और वही सीन जो 2010 में क्रिएट किया राइटर ने, फिल्म स्क्रिप्ट लिखी, वो कि वो स्क्रिप्ट वापस 2022 में लिखी। हम भी कहां मानने वाले थे, कफन बांध कर निकले थे, इसलिए जरूरत नहीं थी हमको। लोगन का ये पागल हो गया। हमने कहा यार इस वतन पर मिटने वाले कुछ पागल ही होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा इतना सा कहना है आपको, आज जब मैं आपके सामने दोबारा इस सभागार में हाजिर हुआ हूं, अगली बार जब आप बुलाएंगे तो आप सब लोग मालिक बनने का जो भाव आपको समझ में आया है, वो सूरत की जनता और सूरत के बाहर जिलों की जनता और आपके माध्यम से, आपसे जुड़े हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जुड़े हुए लोगों तक जनता को मालिक होने की सही बात जो भ्रम में थे, नहीं पता थी, वो बतानी है। जो हनुमान जी को जामवंत ने बताई थी, वही काम आपको करना है। मैंने कोई बात नई नहीं बताई है। अब हम आगे आते हैं कि पुलिस वालों का इलाज होने के बाद हमारे सामने बाधक बड़े दूसरा शासक वर्ग, जज साहब एक दिन बोले, अभी सुप्रीम कोर्ट जज है वो, ऐसे फाइल देखते देखते, ओहो पेज नंबर 16, देयर आर, ये सबसे खतरनाक आदमी है। जज साहब बोल रहे हैं हाईकोर्ट में ओपन, बोले पुलिस भी इससे डरती है, जज भी इससे डरते हैं, ये बहुत खतरनाक है। और पीछे वो सलमान खान के वकील थे, उनको कहा उनको दिखाओ, वो समझ जाएंगे। अरे भाई क्या भय है मेरे से, मैं दुबला पतला सामान्य सा आदमी, क्या बिगाड़ लूंगा भाई तुम्हारा। लेकिन भय, सब लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में मुझे शामिल करते हुए उन्होंने जीत अहंकार में कहा हमने गोवर्धन सिंह को जेल भेज दिया, यातनाएं दे दी। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला वो मैं बता देता हूं आपको। आज देश में मुझे जानने वाले, मानने वाले, स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले, चाहने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंचा दी इन भ्रष्टाचारियों ने। बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद क्या लिखवाते हैं, पंखे पर लिखाते हैं सौजन्य से फला सेठ जी।
बेंच पर लिखवाते हैं सौजन्य से फला सेठ जी। क्यों? अंतिम रूप से उनको क्या चाहिए? नाम चाहिए। और नाम के मामले में तो मुझे लगता है, जब मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के हर एक गांव में आप जाकर गोवर्धन सिंह वकील का पूछेंगे तो वो मुझे प्यार करने वाला, चाहने वाला मिलेगा। मुझे बताइए, इससे बड़ी दौलत किसी के पास हो सकती है क्या? आज सूरत में रात के 12 बजे तक आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं गदगद हूं इस बात को लेकर के। मेरी कल्पना से बाहर की बात है। पिछली बार भी जब मैं आया था तो रात को 12 बजे तक आप मुझे सुन रहे थे, हम लोगों को सुन रहे थे और इस देशभक्ति की बात कर रहे थे, हिंद की जय कर रहे थे। और आज फिर रात को 12 बजे तक हम बैठे हैं। लेकिन ये रात 12 बजे जो है, ये 12 बजे बाद जो अगला दिन होगा, वो नया सवेरा लेकर आएगी देश के लिए। सूरत के लिए नहीं, गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए भी लेकर आएगी। मैं जानता हूं यहां बैठे बहुत सारे लोग जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। 5-5 हजार तो लिमिट है, लेकिन कई लोगों से उससे भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई और इस बात को आपने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, वो दिन दूर नहीं है जब दृश्य बदल जाएगा। भारत के शीर्ष लोग जो गुजरात से गए हुए हैं, वो ढूंढने लगे गोवर्धन सिंह कहां है यार, ये क्या लफड़ा इसका। और मुझे बुलाकर पूछने लगे मामला क्या है। तो मैंने कहा भाई अशोक गहलोत जेल जा सकता है, ये तरीका है। उन्होंने कहा आप हमारे पास आओ, हम भेजते हैं। तो ईडी फीडी जितनी गई ना राजस्थान में, उसके पीछे शायद छोटा मोटा रोल मेरा भी था, उस यज्ञ में आहुति मेरी भी थी। ये गुजरात के लोगों में बड़ा चमत्कार है। और वो चमत्कारिक लोग दो तो आपने शीर्ष पे बिठाई रखे हैं। मैं उनको मानव नहीं मानता हूं, मैं महामानव मानता हूं, जानवर भी नहीं मानता। वो महामानव है, वो मानवों में बहुत श्रेष्ठ प्रकृति के लोग हैं। यहां गुजरात में, देश में भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कर रहे हैं, और गुजरात के हालात देखो तो शायद चरम पर भ्रष्टाचार है। इसकी समस्या है दूसरी। गुजरात का व्यक्ति बड़ा आराम पसंद व्यक्ति होता है, ज्यादा गौर नहीं करता, अपनी मस्ती में जीने वाला व्यक्ति होता है। ये जो वायरस में फैलाने आया हो ना, अगर ये वायरस कुछ लोगों तक पहुंच गया, और वायरस कैसे स्पीड से फैलता, कोरोना हम सबने देखा है। सच बात यह है, ये बहुत दुख की बात है, आप आने वाली पीढ़ी के लिए कांटे नहीं शूल बो रहे हैं, बारूद बो रहे हैं उनके लिए। आपके बालक बालिकाएं, बच्चे जो है एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, यहां पर सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते। चिकित्सा के नाम पर धंधा, शिक्षा के नाम पर धंधा, सुरक्षा तो आपकी हो ही नहीं सकती। आप सड़क चल रहे हैं, कौन आपको टक्कर मार जाए कुछ पता नहीं चलता, ट्रैफिक नियम कोई मानता नहीं। और आपका बालक अगर कोई स्कूटी पर, मोटरसाइकिल पर या कार लेकर जा रहा है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। टोल टैक्स के नाम पर और अन्य टैक्स के नाम पर आपसे रोजाना आपकी जेब में डाका मारा जाता है, टैक्स अलग लिया जाता है। उसके बाद ये लूट का धंधा करने वाले सारे लोग संगठित हैं। केवल मेरी बात समझकर रहना नहीं है, और हर बार बात समझकर रहना है, तब तो इस बात का कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन अर्थ तब सार्थक होगा जब इस पूरी बात को हम समझेंगे। ये जो कानून मिला था ना आरटीआई, ये कानून कांग्रेस ने गलती से ला दिया। मनमोहन सिंह जी अगले कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में रोए, अरे साहब गलत बन गया, गलत बन गया। लेकिन कानून बन गया। इस सभागार में बैठे मेरा दावा है 60% लोगों ने कानून का इस्तेमाल ही नहीं किया आज तक। इसके लिए क्या जरूरत थी? मोबाइल आपके हाथ में है। और नहीं तो ये संजय जी से मैं निवेदन करूंगा, विशाल जी, अजय जी, बहुत सारे लोगों को नाम जानता हूं यहां पर जो आपको बता सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर जाइए, आपको सब कुछ उपलब्ध है। मोबाइल में जाओ, अगर मैं संजय जी कहूं तो 20 सेकंड, मेरी बेटी है LLB फर्स्ट ईयर में आई है, उसको कहो 20 सेकंड में आरटीआई फाइल कर देती, 10 रुपए खर्च करके 20 सेकंड में। हमने एक बार कंपटीशन किया घर में कि भाई सबसे जल्दी आरटीआई कौन लगाता है, तो खट मोबाइल खोले सबने और खोल कर 20 सेकंड में, शुभांगी मेरी बेटी का नाम है, उसने आरटीआई फाइल कर दी 10 रुपए पेमेंट करके। क्या हमारे पास इस देश के लिए 20 सेकंड भी नहीं है? क्या हमारे पास हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए
20 सेकंड में नहीं है क्या? उसको 20 सेकंड लगे, आपको 20 मिनट भी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? सरकारी अधिकारी आपको रोजाना लूटते हैं। एक दिन कोई ज्यादा अहंकारी अफसर थे, तो मैंने पूछ लिया, आपका सरकारी वाहन है, उसको संधारण करने के 9 रजिस्टर होते हैं, 9 रजिस्टर। अभी तो लॉग बुक सुना था, इन्होंने 9 रजिस्टर सुने ही नहीं थे। सरकारी वाहन संधारण नियम, उसके तहत 9 रजिस्टर होते हैं। मैंने कहा 9 रजिस्टर कॉपी दे दो भाई 1 महीने की। वो घर आ गए, बोले साहब, वकील साहब क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैंने कहा यार तू है ना ट्रैफिक में लाल बत्ती तोड़कर मत चला कर, मैं तो तेरा नंबर एक दिन देखा था, लाल बत्ती तोड़ के तू जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। बोले साहब आज के बाद कभी लाल बत्ती नहीं तोड़ूंगा। ये जो हत्या हुई अभी राजस्थान में, बड़ी चर्चित हत्या हुई, उस हत्या में उसने कहा मुख्यमंत्री को, बड़ा आदमी देश भर का, उसने कहा सुरक्षा दो, खतरा है। पंजाब सरकार ने कहा इसकी मर्डर होने वाला है, राजस्थान में एटीएस ने कहा मर्डर होने वाला है, सुरक्षा नहीं दी। जबकि 5000 कांस्टेबल जजों के घर पर, दोबारा सुन लीजिए, मैं कैमरे में चल रहा है, जजों के घर पर, आईएएस अफसरों के घर पर, आईपीएस अफसरों के घर पर, कॉन्ट्रैक्टरों के पास और ठेकेदारों के पास नौकर की तरह काम कर रहे हैं, उनके अंडरगारमेंट धो रहे हैं 5000 कांस्टेबल। गुजरात में पता कर लेना, एक आईपीएस को कोई नौकर नहीं मिलता है। वो 20-20 कर्मचारी नौकर के रूप में कैसे काम करते हैं? क्या वर्दी उन्होंने यह नौकरी करने के लिए, अंडरगारमेंट धोने के लिए ली थी क्या? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि ये शासक वर्ग हम पर शासन करने के पद्धति अलग अलग अपनाते रहते हैं। अब मैं एक रोचक बात बताऊंगा और उसके बाद बात को समापन की ओर ले जाऊंगा, और आप चाहेंगे तो मैं तब तक यहां रहूंगा जब तक आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या कुछ और मुझे जिस प्रकार से आप उचित पाते, मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे जयपुर जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। आपको बता दूं, आपके गुजरात के महामानव ने दिल्ली में जाकर के पहला काम क्या किया पता आपको? गुजरात के महामानव जब दिल्ली में गए, उससे पहले गुजरात में यह व्यवस्था थी कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप शिकायत कर सकते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो उस पर शिकायत पर जांच करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, अनुसंधान करेगा, दोषी पाए जाने पर जेल भेजेगा। यह प्रावधान था जब तक वो गुजरात में थे। और दिल्ली जाते ही उन्होंने क्या किया? कानून में संशोधन किया। कानून का नाम है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, धारा जोड़ी 17A, और उसमें कहा किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत न दर्ज होगी, न जांच होगी, न अनुसंधान होगा, न एफआईआर होगी, तब तक जब तक सरकार लिखित में नहीं दे। कितनी गजब बात है ना? ये किया उन्होंने जाते ही वास्तव में वहां पर। आप बताइए, ये कांस्टेबल रास्ते में जो आपसे 200, 500, 1000 रुपए मार रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या नीतियों में भ्रष्टाचार करके हजार करोड़ के घपले कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जो 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार थे, उनमें पद के दुरुपयोग के भ्रष्टाचार में मोदी जी ने यह कानून संसद से पास करा दिया। अब मोदी जी की बात मत करिए, कांग्रेस ने भी ना नहीं की, चुपचाप ही पास करवा दिया उसको, कोई दल नहीं बोला, कोई भी दल नहीं बोला। तो कुल मिलाकर के ये नेता, जिसको देखते ही पत्थर मारने का मन करता है जनता का, वो नेता कुर्सी पर बैठकर आपको गुलाम या नौकर समझता है, जबकि उसको पता नहीं है आज नहीं कल देश की जनता जागेगी और तुम्हारी हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। जब पूरे एपिसोड से मेरी चर्चा होने लगी, मुझे लोग प्यार करने लगे, तो लोगों ने कहा अब ये नेता बन जाएगा। मेरे लिए भी कहा बहुत अच्छा। मैं आरटीआई लगा रहा हूं 2006 से। 2008 में विधानसभा चुनाव थे, लोगों ने कहा यार कोई ऐसे थोड़ी करता है, ये चुनाव लड़ना चाहता है भाई। 8 का चुनाव चला गया, बोले अगला चुनाव लड़ेगा। 2013 का चुनाव आ गया, वो भी चला गया। मैं जयपुर शिफ्ट हो गया, बीकानेर का रहने वाला हूं मैं। फिर बोला देखो हमने कहा था इसकी बड़ी प्लानिंग है, ये एमएलए नहीं है, कुछ मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो जयपुर चला गया। अब चुनाव लड़ेगा। 2018 का चुनाव आ गया, बोले अब तो पक्का ही लड़ेगा जयपुर में। बोले साहब ये तो कोई नेता के पास ही नहीं जाता,
फिर 2022 में जेल जाकर के बड़ा नाम हो गया, तो बोले अब तो 100% चुनाव ही लड़ेगा, और 2023 जो है चुनाव भी चला गया। क्यों नहीं लड़े भाई? ये जो आदरणीय मोदी जी से ज्यादा वीडियो मेरे देखा जाता है, इसके पीछे है ईमानदारी और सच्चाई। इसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं है भाइयों। राजस्थान सरकार की नजर में मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं, जनता की नजर में सबसे बड़ा दुलारा हूं, प्यारा हूं। यह सारी जनता से प्यार ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है, और वो हमने राजस्थान में कई सारे लोगों ने यह किया है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आपका व्यवहार आचार लोगों के साथ कैसा है। जैसे मान लीजिए मुझे मंच पर बुला लिया और कोई मेरे से मिल रहा है तो मैं मिल ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो अहंकार से इतना भरा हूं, अच्छा मुझे इतना लोग जानते हैं, मैं तो अब मिलूंगा ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को अहंकार से मुक्त करना है। कई बार क्या थोड़ा बड़ा एक्टिविस्ट, बड़ा वकील बनते ही सबसे पहले उसमें आता है अहंकार। उससे मुक्त करते हुए लोगों को जोड़ना है। अगर लोगों को नहीं जोड़ रहे हो ना, आप एकला चलो रे की नीति पर चल रहे हो ना, छोटी छोटी बात पर अनबन करते हो ना, इसका मतलब आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो भाई। यह रचना है काम करने की। आज आप सब लोग प्रॉमिस करिए मेरे से कि आपको केवल मालिक समझना है, जो कानून में लिखा हुआ है आपको मालिक, संविधान में है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। लोक सेवक की परिभाषा मैंने बताई, वो है कानून में। आपने समझना शुरू किया, अपने पड़ोसी, दोस्त, जानकार सबको समझाया, और अगली बार जब मुझे सूरत में बुलाएंगे तो वो सब लोग इस सभागार में नहीं आ पाएंगे, तो जगह दूसरी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप इस बात के लिए वादा करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।